हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था यहाँ पर इवेपोरेशन को लेकर के। इवेपोरेशन को समझा था, इवेपोरेशन को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स को भी समझा था। जहाँ पे इवेपोरेशन के बारे में मैंने बताया था कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के दौरान एक कोई भी सब्सटेंस लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने लगता है, एटमॉस्फेयर से हीट को एब्जॉर्ब करके या लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करके। लेकिन ये जो वर्क है, ये जो प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन है, वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। अगर एक फिक्स टेम्परेचर पे बॉइलिंग पॉइंट पे हो रहा होता था तो वेपोराइजेशन बोलते थे, जबकि किसी भी टेम्परेचर पर हो रहा होता है तो इवेपोरेशन बोलते हैं। फिर यहीं पे कुछ फैक्टर्स को देखा था जिन पर आपका इवेपोरेशन डिपेंड कर रहा था, जैसे आपकी विंड स्पीड थी, जैसे सरफेस एरिया था, ह्यूमिडिटी थी, टेम्परेचर था। ये सारे के सारे कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिन पर हमारा इवेपोरेशन डिपेंड कर रहा था। मैंने वहीं पे एक पॉइंट बोला था, इवेपोरेशन जब होता है तो इवेपोरेशन होने की वजह से जो हाई एनर्जी वाले पार्टिकल्स होते हैं सरफेस पर, वो इवेपोरेट कर जाते हैं, जिसके रिजल्टेंट लो एनर्जी पार्टिकल वहां रह जाते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं कूलिंग को कॉज कराने के लिए। तो जरा हम लोग समझते हैं अब इवेपोरेशन कॉज कूलिंग के कंसेप्ट को। इवेपो इवेपोरेशन कॉज कूलिंग देखते हैं वो कैसे। देखिए होता क्या है, जब भी इवेपोरेशन होगा तो एक लिक्विड कन्वर्ट होगा वेपर में, और जब भी कोई लिक्विड स्टेट वेपर स्टेट में कन्वर्ट होती है तो हमेशा उसे चाहिए होगी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या लेटेंट हीट ऑफ लेट जब भी कोई लिक्विड स्टेट वेपर स्टेट में कन्वर्ट होगी तो हमेशा उसे चाहिए होगी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब जब आप उसे बॉयल करते थे, वेपोराइजेशन करते थे, तो उस लेटेंट हीट को सप्लाई करते थे, हम लोग उसे हीट करते थे। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग हीट नहीं कर रहे, तो फिर वो वेपर में कन्वर्ट कैसे हुआ, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कैसे मिली। तो होता क्या, फॉर एग्जांपल आपने किसी भी पॉट में वाटर को रखा है, ये वाटर क्या करेगा, देखिए मैं बोला था मैंने कि आपका जो इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है ये सरफेस फिनोमेना होता है, मतलब ऊपर के पार्टिकल्स पहले इवेपोरेशन में जाएंगे फिर और अंदर वाले आएंगे ना। तो होगा क्या, ये वाले जो ऊपर वाले पार्टिकल्स हैं, ये एक तो इस कंटेनर से अंदर प्रेजेंट वाटर के मॉलिक्यूल से या एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने से, इन सभी जगह से जिनके भी कांटेक्ट में ये आ रहे हैं उन सभी से एनर्जी को गेन करेंगे, और वो एनर्जी जब सफिशिएंट हो जाएगी इवेपोरेशन कराने के लिए, मतलब बराबर हो जाएगी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के, तो ऐसी सिचुएशन में ये वाले पार्टिकल्स यहां से किस में चले जाते हैं, इवेपोरेशन में चले जाते हैं। मतलब ये है कि जब एक लिक्विड सब्सटेंस अपनी स्टेट को चेंज करके वेपर में कन्वर्ट होता है तो होगा क्या, वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन उसे चाहिए, और वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वहां से लेता है जिस सरफेस के, जिस सब्सटेंस के वो कांटेक्ट में था या जिससे वो टच था। और उस लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को ऑब्टेन करने के बाद में ये जो सब्सटेंस है जो इवेपोरेशन में चला गया, उसके अलावा जो सब्सटेंस रह गया या जो सरफेस रह गया जिसके ये कांटेक्ट में था, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम। और जब उसकी एनर्जी कम हो जाएगी तो वो थोड़ा पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा कैसा फील होने लगेगा, ठंडा, कूल फील होने लगेगा। मतलब वापस से समझ रहा, मैं बोल रहा हूं अगर इन पार्टिकल्स ने अंदर वाले वाटर पार्टिकल्स से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की, तो जब यहां से कुछ एनर्जी यहां चली गई तो इनके पास एनर्जी क्या हो जाएगी, कम, इनके पास एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो ज्यादा एनर्जी वाले पार्टिकल मोर एनर्जी वाले पार्टिकल से इवेपोरेशन में चले गए, तो उसके कंपैरिजन में लो एनर्जी वाले पार्टिकल कहां पे बचेंगे, वेसल में, जो कि क्या फील कराएंगे हमें, कूल। तो इवेपोरेशन कॉज कूलिंग का सिंपल सा कंसेप्ट है,
When a liquid undergoes evaporation, then it takes the latent heat of vaporization from the surface or substance which it touches. जिससे ये कांटेक्ट में है, जिसको ये टच कर रहा है, उससे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को गेन करेगा और उसके रिजल्टेंट वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने लगेगा। एंड जब ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा, या ड्यू टू द लॉस ऑफ हीट, या तो ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं ऐसा बोले, या फिर इसने जो हीट को लॉस किया ऐसा बोले, तो इसके हीट के लॉस करने की वजह से इसका टेम्परेचर कुछ क्या हो जाएगा, कम, जिसकी वजह से आप बोलने लगते हो कि एवेपोरेशन क्या कॉज करा रहा है, कूलिंग। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, देखो व्हेन ए लिक्विड undergoes evaporation, it takes the latent heat of vaporization from the surface or substance to which it touches, and due to the loss of heat by the surface, yeah, by the substance, it get cooled। हुआ क्या, जब एक लिक्विड इवेपोरेशन में गया तो इसने यहाँ पर क्या कर दिया, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ले ली उस सरफेस से या उस सब्सटेंस से जो कि इसके कांटेक्ट में था, और इस हीट के लॉस की वजह से वो सब्सटेंस कैसा फील करने लगेगा, कूल। या आप बोल सकते हैं ड्यूरिंग इवेपोरेशन, देखिए जब इसने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया तो एनर्जी क्या हो गई ज्यादा, ड्यूरिंग इवेपोरेशन हाई एनर्जी पार्टिकल्स undergoes evaporation and low energy particles left behind these low energy particles are responsible for कूलिंग। देखिए वापस से समझते हैं जरा, जब एवेपोरेशन हुआ हाई एनर्जी पार्टिकल एवेपोरेशन में चले गए, लो एनर्जी पार्टिकल वहीं रह गए, जो लो एनर्जी पार्टिकल वहां रह गए उनका टेम्परेचर कम होगा तो वो कूल फील करेंगे या कूलिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। बड़ा आसान सा कंसेप्ट है, जो भी चीजें एवेपोरेशन में जा रही है तो जिसके कांटेक्ट में है उनसे वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगी, हीट को एब्जॉर्ब करने की वजह से उन चीजों का टेम्परेचर कम हो जाएगा और वो कूल फील करने लगेंगे। अब हम लोग इवेपोरेशन कॉज कूलिंग क्यों, कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से इवेपोरेशन कॉज कूलिंग को समझते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 1 है, when we put spirit at the back of our hand, the spirit evaporates quickly and feels very cold। आपने क्या करा, थोड़ी सी स्पिरिट को लिया या सिंपली थिनर को ले लिया और आपने अपने हाथ के पीछे यहाँ पे डाला, और उसके बाद धीरे से क्या करिए, एक दो बार हाथ को स्विंग कर लीजिए एटमॉस्फेयर, तो क्या होगा, हमारे हाथ से, हमारी बॉडी से जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करके
वहां से हीट को एब्जॉर्ब करते ही उसे क्या मिलेगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और उसे गेन करते ही वो जो स्प्रिट की ड्रॉप्स थी वो क्या हो जाएंगी, इवेपोरेशन में चली जाएगी। और जब वो इवेपोरेशन में चली गई तो उस जगह का जो बॉडी टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि वहां से हीट को उसने क्या करा था, एब्जॉर्ब। और ड्यू टू द लेस बॉडी टेम्परेचर एट दैट सरफेस, उस जगह पर जो टेम्परेचर है वो कम होने की वजह से हमें क्या फील होने लगेगा, कूल फील होने लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है सिंपली कि जब स्पिरिट की कुछ ड्रॉप्स हमारे हाथ पे होती हैं तो वो हमारी बॉडी से कुछ हीट को एब्जॉर्ब करती हैं और इवेपोरेशन में चली जाती है। हीट को एब्जॉर्ब करने की वजह से वो जो स्पिरिट के पार्टिकल्स थे उनकी एनर्जी ज्यादा हो गई, जबकि उस जगह पर जो बॉडी सरफेस है उसकी एनर्जी कम, जिसकी वजह से पहले की कंपैरिजन में वो जो सरफेस है वो कैसा फील होने लगेगा, कूल फील होने लगेगा। और हम बोल देंगे कि इवेपोरेशन क्या कॉज कर रहा है, कूलिंग कॉज कर रहा है। दूसरा कंसेप्ट देखते हैं, ड्यूरिंग समर वाटर इज यूजुअली केप्ट इन अर्थन पॉट टू कीप इट कूल। अर्थन पॉट को सिंपली लिखा हुआ भी आपके एनसीईआरटी ने मटका, अर्थन पॉट जो मिट्टी के बर्तन होते हैं मटका वगैरह, उनमें जनरली आप समर सीजन में वाटर को फिल करके रखते हैं जिससे कि वो ठंडा बना रहे। तो ऐसा करते क्यों है, ये ऐसा होता कैसे है, जरा उसे हम लोग समझ लेते हैं। सिंपली फॉर एग्जाम्पल ये आपका हो गया अर्थन पॉट। अगर आप अर्थन पॉट को देखेंगे, अगर आपने अंदर पानी भरा तो आप कुछ समय के बाद देखते हैं कि बाहर सरफेस पर भी वहां पे वाटर विजुअलाइज होने लगता है। ऐसा क्यों, पता है? क्योंकि उस अर्थन पॉट में बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टिनी पोर्स होते हैं। ऐसा नहीं कि पानी बिल्कुल फैल रहा है, वो पानी अंदर से बाहर की तरफ रिस रिस के धीरे धीरे आता है उन छोटे छोटे पोर्स की हेल्प से। तो होगा क्या, उन टिनी पोर्स की हेल्प से कुछ वाटर कहां पे आ गया, ये सरफेस पे। सरफेस पे आने के बाद जो वाटर सरफेस पे आ गया वो क्या करेगा, अंदर जिस वाटर के कांटेक्ट में था या जिस सरफेस के कांटेक्ट में है वहां से हीट को एब्जॉर्ब करके लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को गेन करेगा और जाने लगेगा किसमें, इवेपोरेशन में। सॉरी ये तो कवर है, और ये जाने लगेगा फिर किसमें, इवेपोरेशन में। भाई इसने क्या करा, इस सरफेस से और अंदर वाटर प्रेजेंट है उससे हीट को एब्जॉर्ब करके लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑब्टेन करी, और उसके बाद जो सरफेस पे वाटर आया था वो कहां जाने लगा, इवेपोरेशन में। जब ये जो है जिसने हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद इवेपोरेशन में चला गया तो अंदर वाले पार्टिकल का टेम्परेचर क्या, कम, या उनकी एनर्जी क्या, कम, तो इसीलिए वो कैसा फील करने लगते हैं, कूल। और इसीलिए अर्थन पॉट्स में समर सीजन में आपका पानी कैसा बना रहता है, ठंडा बना रहता है। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा होता है, इवेपोरेशन हो रहा होता है। नेक्स्ट एग्जांपल को समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या देखो, water vaporizing from the leaves of the trees cools the surrounding air and leaf surface। देखिए नॉर्मली हम लोग देखते हैं जो ट्रीज होते हैं, बाहर गर्मी है लेकिन अगर आप ट्री के नीचे जाकर के थोड़ा सा खड़े हो जाए तो वहां पे राहत होती है, थोड़ी सी ठंडक रहती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो वाटर इन द रिजल्ट ऑफ ट्रांसपिरेशन लीफ के सरफेस पे आया था, जो भी एडिशनल वाटर था जो ट्रांसपिरेशन के रिजल्ट लीफ के सरफेस पे आया था, वो लीफ सरफेस पे प्रेजेंट वाटर एटमॉस्फेयर से क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद में इवेपोरेशन में चला जाएगा। और जब वो इवेपोरेशन में चला जाएगा तो फिर जो सराउंडिंग एयर थी जहां से उसने हीट को एब्जॉर्ब किया, वो सराउंडिंग एयर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम। और सराउंडिंग एयर का टेम्परेचर कम होने की वजह से वो क्या फील कराने लगता है, कूल। या लीफ के सरफेस के साथ भी होगा, भाई लीफ के सरफेस के कांटेक्ट में भी है, वहां से भी वो हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो फाइनली जो आपका एटमॉस्फेयर है उसके आसपास का या लीफ का सरफेस है उनका टेम्परेचर कम होने की वजह से विद रेस्पेक्ट टू अदर एटमॉस्फेयर या आउटर एटमॉस्फेयर, वहां पर जो लीफ का सरफेस है या उस पेड़ के नीचे का एरिया है जहां से एनर्जी एब्जॉर्ब हो पा रही थी वो थोड़ा सा क्या होने लगता है, कूल फील कराने लगता है, कंफर्टेबल वहां पे हमें ज्यादा लगने लगता है। जस्ट लाइक दैट हम लोग एग्जांपल नंबर 4 की बात कर सकते हैं। Perspiration maintain a constant body temperature to keep our body cool। constant body temperature to keep our body cool। देखिए perspiration होता है स्वेटिंग, पसीना जो आता है। जब हम लोग कहीं खेलते हैं तो हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, तो बहुत ज्यादा गर्मी लगने की वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा ना हो जाए
इसलिए हमारी बॉडी क्या करने लगती है, स्वेटनिंग करने लगती है, पर्सपिरेशन करने लगती है, पसीना आने लगता है। और जैसे ही वो पसीना आता है तो वो जो वाटर है, वाटरी तो होता है, तो वो जो लिक्विड है वो हमारे बॉडी के सरफेस पे आता है, तो हमारी बॉडी से वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और कहाँ जाने लगता है, इवेपोरेशन में, जिसके रिजल्टेंट थोड़ा सा हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इन कंपेयर टू द प्रीवियस टाइम जब वो पर्सपिरेशन नहीं हो रहा था, उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम फील होने लगेगा, जिससे कि हमें थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होता है या हमारी बॉडी का टेम्परेचर जैसा है वो मेंटेन बना रहता है। इसी को थोड़ा सा मैं एक चीज से और समझता हूँ। नॉर्मली आप कहीं खेल के आए हैं या कहीं आपने कोई एक्सरसाइज की एक्सटेंस एक्सरसाइज करके आए, आपको स्वेटनिंग हो रही थी, आप नॉर्मली फील करते हैं कि वहां से आके जैसे ही आप रूम में आए और आपने फैन चलाया तो आपको और भी ज्यादा कूलिंग फील होने लगती है, आपको एकदम से ठंडक लगने लगती है, ऐसा क्यों हुआ? क्या जैसे ही आप रूम में आए तो विंड स्पीड बढ़ गई, मैं उसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए इसका मतलब इवेपोरेशन तो पहले भी हो रहा था, लेकिन जैसे ही आप रूम में आए फैन को चलाया तो फैन चलने की वजह से, फैन के रोटेट होने की वजह से विंड स्पीड बढ़ गई, और जब विंड स्पीड बढ़ जाएगी तो इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा, और रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ने से क्या हुआ, ज्यादा पार्टिकल इवेपोरेशन में जाने लगे, हमें ज्यादा कूलिंग फील होने लगी। इसका मतलब ये है इवेपोरेशन तो पहले भी हो रहा था, मतलब कूलिंग तो पहले भी हो रही थी, लेकिन उसको ज्यादा बेटर वे में आप फील कर पाए जब आपने किसी एक ऐसे फैक्टर में चेंज कर दिया जिसने कि रेट ऑफ इवेपोरेशन को बढ़ा दिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कॉटन क्लोथ्स इन हॉट समर डेज आर मोर कंफर्टेबल। जो कॉटन के क्लोथ्स होते हैं वो हॉट समर डेज में, मतलब जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ क्लॉथ, जो पॉलिस्टर वगैरह के उनके कंपेयर में। ऐसा क्यों, देखो जरा समझो। कॉटन जो होता है वो बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है। कॉटन क्या होता है, गुड एब्जॉर्बर है, और गुड एब्जॉर्बर होने की वजह से जैसे ही स्वेटनिंग होगी, पर्सपिरेशन होगा, पसीना आएगा, तो वो जो आपने पर्सपायर किया, वो जो स्वेट आया, वो स्वेट कॉटन के गुड एब्जॉर्बिंग पावर होने की वजह से वो कॉटन क्लॉथ उसको एब्जॉर्ब करके बाहर सरफेस पे लाने लगेगा, और जब वो बाहर सरफेस पे आने लगेगा उसका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा, बाहर ज्यादा विजुअलाइज होने लगेगा, तो एटमॉस्फेयर से और हमारी बॉडी से वो कुछ अमाउंट ऑफ हीट को लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की फॉर्म में एब्जॉर्ब करके इवेपोरेशन में चला जाएगा। मतलब कॉटन क्लॉथ होने की वजह से परफेक्टली एब्जॉर्प्शन होता है, जिसकी वजह से स्वेट बाहर आने लगता है, जिसकी वजह से आप बोल सकते हैं कि इवेपोरेशन बड़े आसानी से हो जाएगा, कूलिंग बड़ी आसानी से हो जाएगी, हम लोग थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करेंगे। ऐसा ही होता है लाइट कलर क्लॉथ के साथ भी। लाइट कलर क्लॉथ के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, वहां पर वो बड़ी आसानी से हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते बाहर का, जिसकी वजह से हमें कम गर्मी फील होती है। जबकि अगर आप कोई ब्लैक कलर के या डार्क कलर के क्लोथ्स पहन के धूप पे जाते हैं तो आपको ज्यादा गर्मी लगती है पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि वो परफेक्टली एब्जॉर्ब है किसकी, एनर्जी के। जैसे ही वो सनलाइट को क्या करेंगे, और एब्जॉर्ब करेंगे, ट्रैप करने का काम करेंगे, जिसकी वजह से आपको ज्यादा गर्मी फील होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। A desert cooler cools water on a hot dry day। देखिए ये जो लिखा है आपका डेजर्ट कूलर, इट इज नथिंग, ये कोई नया नहीं है, ये सिंपली जो हम लोग कूलर से यूज करते हैं घरों में वही है, तो डेजर्ट कूलर बोल रहे हैं उसको। तो जो डेजर्ट कूलर है उसमें आप नॉर्मली क्या करते हैं, वाटर को डालते हैं ना, अंदर जो फैन रोटेट होता है तो उसके साथ में जो वाटर की ड्रॉपलेट है वो एटमॉस्फेयर में आती है, जिसकी वजह से वो कूल फील कराते हैं। होता क्या है, जब वो वाटर ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में आ रही है तो वो कहाँ जानी चाहिए, इवेपोरेशन में, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगी, और इसीलिए फैन चल रहा है। और जब फैन चल रहा है, जो जो कूलर का जो फैन था वो रोटेट कर रहा है, तो उससे क्या होगा, वो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो बड़ी आसानी से किसमें जाने लगेंगे, इवेपोरेशन में, क्योंकि इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा ड्यू टू द इंक्रीज इन विंड स्पीड। तो होता क्या है, अगर वो दिन हॉट ड्राई डे है, हॉट का मतलब बहुत गर्म है और ड्राई का मतलब नमी नहीं है एटमॉस्फेयर में, तो ऐसा करने पर क्या होगा, देखो हॉट होने का मतलब टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा तो इवेपोरेशन भी ज्यादा, ड्राई का मतलब ह्यूमिडिटी कम, और ह्यूमिडिटी कम तो भी इवेपोरेशन ज्यादा। ये दोनों फैक्टर ऐसे हैं जो रेट ऑफ इवेपोरेशन को बढ़ा देते हैं। तो जो वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में आई थी, वो वाटर वेपर उस एटमॉस्फेयर से हीट को एब्जॉर्ब करके बहुत जल्दी से इवेपोरेशन में चली जाती है, और जितनी जल्दी से वो इवेपोरेशन में जाएंगी उतना ही ज्यादा वो हमें कूल फील कराएंगी। तो एक तो दिन बहुत गर्म है, साथ में ड्राई है, हॉट और ड्राई डे होने की वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से डेजर्ट कूलर और वेटर वे में कूलिंग कॉज करा पाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है, आपने नॉर्मली देखा होगा जब बहुत गर्मी होती है, मान लीजिए हमें छत पे सोना है,
तो हम लोग क्या करते हैं, पहले कुछ पानी को ले जा करके अपने रूफ पे डालते हैं या अपने घर के फ्रंट पे पानी को शाम को स्प्रे कर देते हैं। तो होता क्या है, वाटर को डालने की वजह से, चाहे आपने रूफ पे डाला या कहीं भी, फॉर एग्जाम्पल आपने रूफ पे वाटर को डाल दिया, ये बहुत गर्म थी तो आपने यहाँ पे वाटर को डाला, तो ये वाटर क्या करेगा, इस रूफ से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके किसमें चला जाएगा, इवेपोरेशन में। क्या मिलेगी, ये एनर्जी किसकी फॉर्म में मिल जाएगी ना, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की फॉर्म में। और इसकी वजह से इसका जो टेम्परेचर है या इसकी जो एनर्जी है वो कम होने लगेगी, और जिसकी वजह से हमें वो रूफ या जो फ्रंट है आपके घर का, वहां पर विद रेस्पेक्ट टू द अदर प्लेसेस थोड़ा सा ज्यादा ठंडा फील होने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका रूफ का टेम्परेचर या उस प्लेस का टेम्परेचर अब पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, कम। देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है, एनर्जी ज्यादा है तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, एनर्जी कम है तो टेम्परेचर भी कम होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, रूफ सरफेस से या आपके जो भी फ्रंट पे था वहां उस जगह से वाटर के इवेपोरेशन के दौरान हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, जिसकी वजह से वहां का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम, एनर्जी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड पे या रूफ पर थोड़ा सा वाटर स्प्रे कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कर पाए। फिर कुछ ऐसे एग्जांपल्स हमने लिए जहां पर इवेपोरेशन कूलिंग को कॉज कर रहा था, हम जिनकी हेल्प से इवेपोरेशन कॉज कूलिंग को समझ सकते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस की बातें करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको इन्हीं पे बेस्ड, ये जो 6 से 7 एग्जांपल हैं इन पर बेस्ड है, इवेपोरेशन पर बेस्ड 5 क्वेश्चंस हैं जो आपको होमवर्क में करने होंगे। ये क्वेश्चंस हैं जो आपको होमवर्क में करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ड्यूरिंग समर वाटर इज यूजुअली केप्ट इन अर्थन पॉट, व्हाई? समर में आप अर्थन पॉट में वाटर को रखते हैं, ऐसा क्यों? वी शुड वियर कॉटन क्लॉथ ड्यूरिंग समर, व्हाई? हमें समर सीजन में कॉटन क्लॉथ्स को क्यों पहनना चाहिए? ए डेजर्ट कूलर जो होता है कूल्स वाटर ऑन ए हॉट ड्राई डे, ऐसा कैसे होता है? या पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ ड्यूरिंग हॉट समर इवनिंग, एक्सप्लेन व्हाई? जो गांव में या कहीं भी जो लोग होते हैं शाम के टाइम जब गर्मी होती है तो छत पे पानी डालते हैं, ऐसा क्यों? वी आर एबल टू सिप हॉट टी फास्टर फ्रॉम ए सॉसर देन फ्रॉम ए कप, एक्सप्लेन व्हाई? हम लोग गर्म चाय को एक सॉसर से पीना आसान होता है हम लोगों को इन कंपेयर टू ए कप, ऐसा क्यों? ये सारी की सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है, 5 क्वेश्चंस करने हैं, और ये ऑल द 5 क्वेश्चंस आपके इवेपोरेशन, कॉज कूलिंग या इवेपोरेशन के कंसेप्ट पर ही बेस्ड है।